बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, शादी खानाबादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है। इस्लाम ने बीवी और शौहर के हुकूक बहुत ही तफसील से बयान किए हैं, मगर हमारे यहाँ बहुत से लोग मियाँ बीवी के हुकूक को नज़रअंदाज कर देते हैं और देखते ही देखते अपने घरों को उजाड़ लेते हैं। एक तरफ देखा जाए तो मियाँ बीवी के रिश्ते से बढ़कर कोई ताकतवर रिश्ता नहीं, जबकि दूसरी जानिब शादी का रिश्ता कच्चे धागे की तरह होता है जो किसी भी वक्त टूट सकता है। एहसास एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी रिश्ते में ख़त्म हो जाए तो रिश्ता अपनी अहमियत खो देता है। हमारी आज की हकीकत में कुछ ऐसे ही किरदार हैं जो शादी के रिश्ते से मुंसलिक हुए मगर अज़दवाजी रिश्ते की अहमियत और एक दूसरे के एहसास से महरूम थे। एहसास के फुकदान की वजह से उनकी ज़िंदगी कैसे बदली, जानने के लिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, ये तेवर किस बात के दिखा रही हो तुम? लगता है सुबह की ठुकोर भूली नहीं। पता नहीं तुम मर्द बीवी पर हाथ उठाना सवाब क्यों समझते हो। तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज की लड़ाई से। ना तो तुम ठीक से कमा कर लाते हो, और अगर ये कह दूं कि राशन खत्म हो गया तो उल्टा गुस्सा मुझ पर ही निकालते हो। तुमने फिर वही सुबह वाली बातें शुरू कर दी। तुम्हें लाख बार समझाया है कि मुझे ये कम आमदनी और राशन वाले ताने मत दिया करो। जानबूझ के गुस्सा दिलाती हो तुम मुझे। ओहो, राशन और अखराजात खत्म हो गए हैं। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो क्या मोहल्ले वालों को बताऊंगी? जबीला, मेरी जितनी इस्तात है मैं कर रहा हूँ, और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं शादी के बाद एक दिन भी फारिग नहीं बैठा। अब जितनी कमाई है ना, उसी में गुजर बसर करना पड़ेगा, और ये हराम कमा के मैं तुम्हारी हर ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। एक मिनट, मेरी कौन सी ख्वाहिशात पूरी की हैं? और मुझे ना अपने से ज्यादा अपने इस बेटे की फिक्र है। इसकी उम्र के बच्चे 4-5 जमातें पास कर चुके हैं और तुम्हारी आमदनी पूरी नहीं हो रही, और मेरे बच्चे की पढ़ाई का खर्च हो रहा है। क्या ये सिर्फ तुम्हारा ही बच्चा है? मुझे पता है कि इसको क्या सिखाना है। आई समझ बात? क्या सिखाना है तुमने? अपनी तरह जाहिल और अनपढ़ रखोगे इसको। जैसे खुद हो जाहिल वैसे इसको बनाओगे। बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद डीसी के ओहदे पे मामूर हो। और दूसरी बात, मैं अनपढ़ ही अच्छा हूँ, और ना ही अपने बेटे पे किताबों का बोझ लादना है मुझे। रिज़्क वही मिलना है जो नसीब में है, ठीक है? और पढ़ लिख के ना ये रिज़्क में कोई इजाफा नहीं होने वाला। मगर अदनान, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। यही सच है, अनपढ़ और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। अब बक करती रहोगी या खाना भी लाके दोगी? किचन में पड़ा, जाके खा लो खुद ही। जाके खा लो खुद ही। उठो, खाना लाके दो। खुद ही ले लो जाके तुम। हमारी जमीला बेटी की शादी को 13 साल का अरसा हो गया, मगर आपने एक बार भी उसकी खैर खबर नहीं ली, और ना ही कभी उसके घर गए हैं कि बेटी किस हाल में है। शुक्र है अल्लाह का, हमारी बेटी अपने घर खुश है। तुम्हें तो पता है कि मैं आज तक अपनी बहन के घर भी नहीं गया, और मुझे अपनी बेटी के घर जाना भी पसंद नहीं। और वैसे भी माँ बाप बेटियों के घर आते जाते रहे तो उनके घर लड़ाई झगड़े रहते हैं। अरे जाने भी दीजिए, हर वालिदैन अपनी बेटी के घर जाते हैं। आप ही की अनोखी मंतिक है। कई बार जमीला मुझसे इस बात का गिला कर चुकी है कि अब्बू कभी मेरे घर नहीं आए। नसरीन बेगम, ख्वाम ख्वाम मुझसे बहस मत करो। मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। 13 साल हो गए हैं तुम्हारी ये बातें सुनते सुनते। ना मैं कौन सी गलत बात कर रही हूँ कि बेटियों को अपने बाप पर मान होता है कि वो हमारा शादी के बाद भी वैसे ही ख्याल रखे जैसे शादी से पहले रखते हैं। बाप को भी बेटियों पर यही मान होता है कि वो उसकी दस्तार जमीन पर रगड़ने नहीं देती। और वैसे भी मुझे जमीला के शोहर से कोई खास लगाव नहीं, जिसकी वजह से मैं उसके घर नहीं जाता। ख्वाम ख्वाम मेरे मुंह से कोई बात निकल गई तो उनके घर के मामला खराब होंगे। कोई घर खराब नहीं होता, और आपको लगाव भी क्यों होता? भी आपने अपनी बेटी ब्याही थोड़ी है, भी आपने तो बोझ समझकर जमीन पर दे मारी है।
नहीं नसरीन बेगम, सच तो यह है कि मेरी बेटी ने भी आज तक मुझे फोन नहीं किया कि बाबा मेरे घर आओ। बस मैं तो इतने में खुश हूं कि मेरी बेटी अपने घर खुश है। अल्लाह ने उसे औलाद दी है, बाकी मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। वो असल में ना, वो जो हमारी जमीला है ना, घर के मामलात में बहुत मुंह फट है, गुस्सा भी जल्दी कर जाती है। उसने मुझसे 3-4 दफा ये भी गिला किया है कि उसका शौहर उसे खर्चा नहीं देता और उस पर तशद्दुद भी करता है। देखो नसरीन, वो उसका शोहर है और हमें उनके मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हमने कभी अमल दखल नहीं दिया, मगर मेरी आपसे ये गुजारिश है कि कम से कम अगर उसका शौहर मारपीट करता है तो हम उसे समझा तो सकते हैं ना। खबरदार, आइंदा तुम्हारी जुबान पर यह बात नहीं आनी चाहिए। हमने बेटी को ब्याह दिया है, अब उसका शोहर उसको मार मार कर बेहोश भी कर दे तो हमें उनके मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। 13 साल से हमारे यही असूल रहे हैं और आगे भी यही रहेंगे, तो उनके मामलात उनके घर में दफन रहेंगे, मगर ना ये बात बरादरी में फैल जाएगी। मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये बेटी का हक है। अगर उसके घर में लड़ाई हो तो उन दोनों मियाँ बीवी को समझाना चाहिए। नसरीन, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें उनके मामलात में मुदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं। जमीला जाने, उसका शोहर जाने, कल कल को कोई बात हो गई तो लोग कहेंगे कि माँ बाप पट्टियां पढ़ाते थे। ओहो, या तो बात करना ही फजूल है। अंधे होकर चलते हो, तमीज़ नहीं सिखाई तुम्हारी माँ ने तुझे, हैं? क्या हुआ मेरे बेटे को? शर्म नहीं आती अदनान? बच्चे पे हाथ उठाते हो, ढंग से खिला तो सकते नहीं, हर वक्त रोब झाड़ते रहते हो। गधे के जितना बड़ा हो गया ये। तमीज़ नहीं सिखाई तुमने इसको कि बाप के सामने कैसे पेश आते हैं? तुमने क्या तमीज़ सिखानी है? तुम्हारी तो खुद की तरबियत नहीं हुई। तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी है, हर वक्त बीवी और बच्चे को मारते रहते हो। और ना जाने कौन सी वो बदकिस्मत घड़ी थी जो तुम मेरी जिंदगी में आ टपकी हो, और ये औलाद ये भी तुम्हारे जैसी है, नाखलफ और बद अखलाक। एक मेरा बाप था जो मार मार के चमड़ी उधेड़ देता था, लेकिन उफ तक नहीं किया हमने, और ये फट से शिकायत लगा दी इसने। काश तुम्हारा बाप तुम्हें मार पीट के अलावा कुछ और सिखा देता। तुम्हारे जैसी औरत के ना गाल जब तक लाल ना हो जाए और तुम्हारी गंज जितनी लंबी जबान को लगाम नहीं मिलती। तुम इतने ही तंग हो अदनान, तो हम माँ बेटा तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे और फिर पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आना। तुम्हारी इन जज्बाती बातों का असर लेना मैंने छोड़ दिया है। जिस औरत को सिर्फ मेरी बेइज्जती और बुराई करनी आती हो, उसकी किसी बात का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बेइज्जती, क्या बुराई कर दी है मैंने तुम्हारी? अदनान, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये एहसास दिलाना चाह रही हूँ कि ये तुम्हारी औलाद है जिसके हकूक सिर्फ तुमने ही पूरे करने हैं। और रही मेरी बात, मैंने अपने लिए कभी तुमसे कोई फरमाइश नहीं की। याद है तुम्हें, शादी के 1 महीने बाद ही तुमने मेरा सारा जेवर बेच दिया था कि हालात बहुत तंग हैं। जेवरात कौन से लाखों के थे, 90,000 के नहीं बिके। तो अभी तक 90,000 तुमने वापस भी तो नहीं किया। इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने मत किया करो तुम। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजर है। चुप करो मेरा बेटा, खामोश हो जाओ। अदनान और जमीला की शादी को 13 साल का अरसा गुजरने के बावजूद उन दोनों के दरमियान मुताबिकत नहीं बन पा रही थी। अदनान की कमाई थोड़ी थी जबकि घर के अखराजात ज्यादा थे। जमीला ने तमाम उम्र सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, मगर अब जमीला चाह रही थी कि उसका बेटा फरहान स्कूल में जाकर पढ़ लिख सके, मगर अदनान कम आमदनी की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार था और अदनान अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज पा रहा था और अक्सर औकात गुस्से में अपनी बीवी जमीला को मारता भी था। जमीला रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर ऐसा कौन सा कदम उठाने वाली थी जिसके बाद
उसकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील होने वाली थी। आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि अदनान और जमीला की शादी को 13 साल का अरसा गुजरने के बावजूद उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आ पा रही थी। अदनान की कमाई में भी कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ था। अल्लाह ने उन दोनों को बेटे जैसी नेमत से भी नवाजा, मगर अदनान का उसके बेटे की पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेना उसके बेटे फरहान का मुस्तकबिल तबाह कर सकता था। जमीला अदनान को उसके बेटे फरहान को स्कूल भेजने का कहती, मगर अदनान जमीला की बात समझने की बजाय उसे मारता था। अब देखना यह है कि जमीला अदनान के तशद्दुद के बाद तंग आकर क्या करने वाली है, जिससे उसकी जिंदगी यकसर तब्दील हो जाएगी। आइए देखिए। देखो बेटा, आपको इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। आखिर वो भी इस बच्चे का बाप है, किसी ना किसी वजह से उसने इसको मारा होगा। अजी, अपनी बेटी की हालत तो देखे, कितनी परेशान है। पिछले 13 सालों से ऐसी नौबत कभी नहीं आई कि ये ऐसे अकेले घर आ जाए। लाजिमी कोई ना कोई बात है। बेटी बोलो, क्या बात है? अम्मी, पिछले 13 सालों से वो आदमी रोजाना मुझे मार रहा है। घर का किचन तक उससे पूरा नहीं होता, और जब से फरहान की पैदाइश हुई है, ना इसकी तालीम की तरफ उसकी कोई तवज्जो है और ना इसकी तरबियत के बारे में कुछ सोचता है वो। देखो बेटा, आखिर वो कुछ ना कुछ मेहनत तो करता है ना। बेटी, तुमने उसे समझाया नहीं कभी कि कम से कम अपनी औलाद का ही ख्याल रख ले और इसे कम से कम तालीम ही दिलवा दे। माशाल्लाह, अब तक तो मेरे नवासे ने 3-4 जमातें पढ़ लेनी थी। अम्मी, वो खुद भी अनपढ़ है और अपने बेटे को भी अनपढ़ ही रखना चाहता है। वो डरता है कि कहीं पढ़ लिख कर फरहान उसके कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। गज़ब खुदा का, भाई हर बाप यही चाहता है कि उसकी औलाद पढ़ लिख कर उससे आगे निकल जाए। ये मनहूस हमारा अपने बेटे का ही मुस्तकबल तबाह करने पर तुला हुआ है। अम्मी, मुझे तो समझ नहीं आती, क्या करूं मैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता मुझे। बेटी, मैंने तो तुम्हारे बाप से पहले ही कहा था कि ये लड़का मुझे अच्छा मालूम नहीं होता, मगर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती उस कमबख्त को मेरी बेटी पर मुसल्लत कर दिया। नहीं अम्मी, इसमें अब्बू का कोई कसूर नहीं है। ये जलालत मेरे मुकद्दर में थी और अब तो मुझे ऐसे लगता है कि ये तशद्दुद मेरे नसीब में लिखा गया है। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह सबको ठीक कर देगा। देखो बेटा, मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सब्र और तहम्मुल से काम लो। मेरी और तुम्हारी माँ की जब शादी हुई थी तो हमारे हालात बहुत खराब थे, मगर तुम्हारी माँ ने मेरा साथ दिया और आज हम सुकून से बैठे हैं। जिंदगी कट ही जाएगी, सब्र से काम लो बेटा। जी अब्बू। देखो बेटा, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुमने आज तक अपने शोहर का गिला मुझसे नहीं किया और आइंदा भी मत करना। जिंदगी यूं ही कट ही जाएगी। मगर शौकत साहब, अपने बेटे को तालीम भी तो नहीं दिलवा रहा। तुमने अपनी बेटी को कितना पढ़ाया लिखाया है और तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कितना पढ़ा लिखा कर रुखसत किया था। खबरदार मेरी बेटी को उसके शोहर के खिलाफ किया तो। लेकिन शौकत साहब, लेकिन कुछ नहीं। हमारी बेटी को हर हाल में अपने शोहर का साथ देना है। देखो बेटा, अपने बाप का सर कभी नीचे ना होने देना। मैं सही कह रहा हूं ना? जी अब्बू। देखो बेटा, उल्टे पांव अपने घर जाओ और अपने शोहर की इजाजत से ही मेरे घर आना। अजी ऐसे कैसे? इसे कुछ खाने पीने तो दीजिए, इसकी हालत तो देखिए। कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को। बेटा, आप अपने घर जाओ। जी अब्बू। चलो।
से ढूंढ रहा हूँ तुझे। कहाँ गई थी? हैं? कहाँ से मुंह काला करवा के आ रही हो? अदनान, मैं अपने माँ बाप के घर गई थी। क्यों, कोई मरवर गया था क्या? नहीं। तो फिर तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई घर से बाहर कदम रखने की? ओह, तो जरूर तुम अपने माँ बाप के साथ कोई जादू टूना करवाने गई होगी। कौन सा जादू टूना? और तुम्हारे पास है क्या जो मैंने तुम पे जादू टूना करवा के लेना है? जुबान बहुत तेज है तुम्हारी। ये सब भी तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखा के भेजा होगा यहाँ पे। मैं उनसे कुछ पैसे लेने गई थी ताकि अपने बेटे को स्कूल दाखिल करवा सके। लाओ, दो पैसे। फिर एक और झूठ, अजी पैसे लेने गई थी हैं? अरे वो कंगला बुड्ढा तुझे क्या पैसे देगा? शादी से लेके अब तक कितने पैसे दिए हैं? और मेरा ही खाती हो और मेरे खिलाफ साजिशें करती हो। तुम बड़े सियासतदान हो जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करूंगी मैं। तो हर बात का उल्टा जवाब क्यों देती हो तुम? क्योंकि हर उल्टी बात का उल्टा ही जवाब हो सकता है। अंदर कहाँ जा रही हो? इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। वो औरत एक बार घर की दहलीज पार कर जाए, वो मर्द के काबिल नहीं रहती। ओहो, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया कि शौहर के काबिल ना रहूं। तुम चाहो तो अम्मी अब्बा को फोन करके पूछ सकते हो। अच्छा, तो अब मैं फोन करूं, वो भी तुम्हारे घर? चलो निकलो यहाँ से। जो औरत मेरे साथ खुश नहीं रह सकती, मैं उसको जबरदस्ती अपने साथ बांध के नहीं रख सकता। अदनान, बीवी हूँ तुम्हारी मैं, कोई बाजारी औरत नहीं। जब दिल चाहा घर से निकाल दिया। जमीला, मैं तुझे तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ तुझे। क्या? अपनी 13 साल जिंदगी जो तुम्हें मैंने दी, रूखी सूखी खाकर तुम्हारे साथ गुजारा किया, आज के सिवा कभी तुम्हारी शिकायत नहीं की अपने माँ बाप से। उन सब चीज़ों का सिला ये 3 लफ्ज़ बोल के दे रहे हो तुम मुझे। तुम मर्द नहीं हो अदनान, तुम मर्द नहीं हो। एक कमज़ोर हिसाब के आधे पागल आदमी हो तुम। आवाज़ बंद करो अपनी। आवाज़ नीचे। अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही। मेरे गले में मेरे वालिदैन की इज्जत का फंदा है, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूं कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें याद रखें। मुझ पे हाथ उठाए तो जेल भिजवा दूंगी। तुम नहीं जानते अदनान, जब एक शरीफ औरत अपनी आई पर आती है तो बड़े बड़े मर्दों को चौंक में नचवा देती है। मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। अगर तुमने कोई बदतमीजी की तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जमीला अपने बेटे फरहान को अपने साथ लेकर अदनान का घर छोड़ तो आई, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। आइए देखते हैं कि जमीला ने कहाँ जाने का फैसला किया और उसके बाद जमीला की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। या अल्लाह, मैं अपने मासूम बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? आधी रात को मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया। अपने अम्मी अब्बू के पास किस मुँह से जाऊँ? वो तो जीते जी मर जाएंगे। जब किसी की बेटी को तलाक होती है तो इल्ज़ाम बेटी और इसके घर वालों पर ही आता है। मर्द को कोई नहीं पूछता कि क्यों छोड़ा अपनी बीवी को, इससे तो फ़ौरन रिश्ता भी मिल जाता है। तलाक याफ्ता औरत से कोई शादी नहीं करता, और अगर कोई तलाक याफ्ता औरत से शादी कर भी लेता है तो इसके अपने ही रिश्तेदार इसे जीने नहीं देते। और मेरे घर वाले वो तो कहते थे मर जाना मगर अपना घर बसाने की कोशिश करना। उन्हें क्या बताऊँगी मैं, जिंदा भी हूँ और मेरा घर भी उजड़ गया है। कहाँ जाऊँ मैं? कोई शख्स भरोसे के काबिल नहीं है। हर कोई औरत को देखते ही इंसानियत भूल जाता है। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि औरत भी एक इंसान है, इसमें भी रूह है। लोग तो बस अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे से अचानक गिर जाते हैं। मैंने क्या नहीं किया, अपने शौहर का हर हाल में साथ दिया। अब भी अगर मेरे बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल ना होता तो शायद मैं मर के ही इस घर से बाहर कदम रखती। और इस शख्स को तो अपने बेटे का ख्याल भी नहीं आया, और हैरत है कि इसने अपने बेटे को रोका तक नहीं। मैं दारुल मान जाऊँ तो मेरे माँ बाप तब भी परेशान होंगे। माँ बाप के पास जाऊँ तो लोग इन्हें मेरी तलाक का पूछ पूछ कर मार देंगे। मैं कहाँ जाऊँ मेरे मौला, मेरे अल्लाह, किधर जाऊँ? वही हुआ जिसका डर था। अदनान ने अपनी बीवी से 13 साला रफाकत को गुस्से की नज़र करते हुए तलाक दे दी और अपने बेटे फरहान को भी उसकी माँ जमीला के साथ भेज दिया। जमीला के वालिदैन की ये सोच थी कि जमीला मरती मर जाए मगर अपने शौहर के घर में आबाद रहे। जमीला अदनान का घर छोड़कर निकल तो आई
मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। जमीला के साथ उसका बेटा फरहान भी था। अगर वो अपने वालिदैन के घर जाती है तब भी उसे मुआशरे की बातों और माँ बाप की बेइज्जती का डर था। जमीला को ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी ने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। अब देखना यह है कि जमीला अपने बेटे फरहान को लेकर कहाँ जाती है और उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आने वाली है। देख पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे कि हमने देखा कि अदनान ने गुस्से में आकर अपनी बीवी जमीला को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। अदनान ने अपने बेटे की परवाह भी नहीं की थी। जमीला अपने बेटे फरहान को अपने साथ लेकर अदनान का घर छोड़ तो आई, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। आइए देखते हैं। बेटी, तू इतनी क्यों परेशान है? यहाँ आए हुए तुम्हें 2 दिन हो गए। मम्मी, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? इतने सालों का रिश्ता एक पल में कैसे तोड़ सकता है? हौसला कर बेटी, ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। यहाँ लोग सदियों की रफाकत को पल भर में मिटा देते हैं। और ये मियाँ बीवी का रिश्ता, ये तो है ही कच्चे धागे की तरह। अगर चलता रहे तो जन्नत तक साथ देता है, और अगर टूटने पर आए तो लोग रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं। मगर अम्मी, ये 3 लफ्ज़ बोलने का हक सिर्फ मर्द को ही क्यों है? अम्मी, उसने एक लम्हे के लिए अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा? बेटी, ये शैतानी काम है कि बिला वजह किसी को छोड़ जाना। और रही बात कि मर्द ही तलाक क्यों देता है, तो बेटी ये सोच ले कि मर्द की यही से आजमाइश शुरू होती है। जो असल मर्द होता है ना, वो ऐसे जज्बाती फैसले नहीं करता। और इस्लाम में तलाक का बाकायदा तरीका है। मगर अफसोस कि हमारे यहाँ लोग गुस्से में इस तरीके कार को नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर अम्मी, मेरे बेटे का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं तुम्हारे बेटे का, बस इतना सही है कि वो एक कम ज़र्फ बाप की औलाद है। बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने बेटे को यहाँ साथ ले आई, वरना पता नहीं वो जालिम शख्स मेरे नवासे पर क्या जुर्म ढाता। अम्मी, अब्बू तो मुझसे बहुत सख्त नाराज़ होंगे। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि तुम्हारे अब्बू तो कह रहे थे कि अच्छा हुआ उस कमबख्त से हमारी बेटी की जान छूटी। मगर उस दिन तो मुझे ज़बरदस्ती वापस भेज रहे थे। अगर उस दिन मुझे वापस ना भेजते तो मैं उसी दिन रुक जाती। अरे बेटी, बाप की 100 मजबूरियाँ होती हैं। कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी का घर उसकी वजह से उजड़े। अम्मी, मुझे माफ़ कर दे, मैं अपना घर बचाने में कामयाब नहीं हुई। ना मेरी बेटी, मत रो, ना रो। अरे अभी तो तुम्हें पहाड़ जैसी जिंदगी काटनी है। हम दोनों मियाँ बीवी तो बूढ़े हो गए, कब तक जिएंगे। मगर बेटी, तुम्हें मेरा एक मशवरा है कि अपने लिए कोई रोजगार तलाश कर लो। इस तरह तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और आमदन भी हो जाएगी। हाँ अम्मी, आप सही कह रही हैं। मैं वैसे भी आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब्बू की इतनी आमदन नहीं है और मैं अपने बेटे को आला तालीम दिलवाना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, तुम काम क्या कर सकती हो? अम्मी, ये साथ वाले मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर है ना, हाँ, उनसे कहूँगी मुझे काम सिखा दे। घर पे काम शुरू कर दूँगी, इस तरह बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और आमदन भी आती रहेगी। हाँ, ये बेहतर है। आज ही हम हमसाई के घर चलते हैं, ठीक है? मैडम, वैसे पार्लर वाला काम कैसा चल रहा है आपका? बिल्कुल ठीक चल रहा है और ये सब आपकी ही मेहरबानी है। अगर तुम मुश्किल वक्त में मुझे पैसे ना देते तो शायद मैं ये काम ना कर सकती। तुम्हारे अम्मी अब्बू खुश हैं? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं, खुश हैं वो। बस दुआ करो उनको हमारे अफेयर के बारे में पता ना चले, क्योंकि मैं उनकी आंखों में छुपी मोहब्बत गंवाना नहीं चाहती। अरे नहीं लगता मैडम, और अगर पता लग भी गया
उनसे कह देना कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अच्छा तो मौसूफ तीसरी शादी करने जा रहे हैं? अरे ये तो मैं सिर्फ तुम्हारे अम्मी अब्बू को समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर तीसरी शादी कर ली तो पहली 2 बीवियों को कौन संभालेगा। वैसे भी हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये दोस्ती और अच्छी हो जाएगी। चलो शुक्र है अशरफ, तुम आजकल की आशिकों की तरह झूठ तो नहीं बोलते और ना ही लारे लगाते हो कि मैं शादी करूंगा और फलां फलां ला के दूंगा तुम्हें। मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारे सामने है। जहाँ तक हो सका मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन शादी सच में नहीं करूँगा। अच्छा अशरफ, ये तो बताओ तुम्हारे बच्चे कितने हैं और क्या क्या करते हैं? बच्चे 2 ही हैं, एक ही बीवी से। अल्लाह ताला दूसरी को भी औलाद दे देगा। एक बीवी को तो तुम जानती हो, वही जिससे तुमने पार्लर का काम सीखा था, और दूसरी घर पे ही रहती है। हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारी बीवियों का, एक से तो मैंने पार्लर का काम भी सीखा है। अच्छा अशरफ, तुमने मेरा एक काम करना है। हुक्म जनाब। हुक्म के कुछ लगते हैं, मुझे अगले हफ्ते कुछ पैसे चाहिए, फरहान की किताबें लेनी है। कुछ पैसे हैं मेरे पास लेकिन वो कम पड़ जाएंगे। ठीक है जनाब, जिस दिन चाहिए होंगे मुझसे ले लेना, मैं दे दूंगा। तुम्हारी इसी अदा पर मैं अपना सब कुछ तुम पे वारने के लिए तैयार हो जाती हूँ। अच्छा, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम पैसों की फिक्र मत किया करो। ये बताओ, तुम्हें देर नहीं हो रही? घर नहीं जाना? अम्मी अब्बू परेशान होंगे ना? उन्हें रात हो जाएगी, किसी रिश्तेदार की फौतगी हो गई है, शहर से बाहर गए हैं और फरहान भी उनके साथ ही गया है। तुम बेफिक्र हो जाओ। फरहान को अच्छी तरह पढ़ाना है तुमने और उसे ऑफिसर बनाना है इंशाल्लाह। पता नहीं ये कोरोना लॉकडाउन कब खत्म होगा। सारा काम बंद हो गया है। बेटा, कुछ पैसे होंगे आपके पास? नहीं अब्बू, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। आपको तो पता है कोरोना की वजह से शादियां हो नहीं रही, लोग मेकअप नहीं करवा रहे। बस मैं खुद बहुत परेशान हूँ। सही कह रही है बेटा, पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। घर का सारा राशन भी खत्म हो रहा है। जी अब्बू, मेरे पास पैसे पड़े हुए थे लेकिन मैंने पार्लर के लिए सामान मंगवा लिया। अगर मुझे पता होता कि लॉकडाउन लग जाना है तो सामान ना मंगवाती। बेटी, मैं तुम्हारे अब्बू की दवाई की वजह से बहुत परेशान हूँ। दिल के आर्जे की मेडिसिन है, बहुत अहम है, बाकी 1 दिन की रह गई है। अल्लाह करे कल ही लॉकडाउन खत्म हो जाए और काम शुरू हो जाए। अल्लाह करे। आमीन। बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह कोई ना कोई सबब लगा देगा। तुमने सिर्फ मेरे नवासे का ख्याल रखना है। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और तुम उसे खुद पढ़ाया करो। लॉकडाउन की वजह से कहीं पढ़ाई में कमजोर ना हो जाए। जी अब्बू, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं कमरे से होके आती हूँ, छोटा सा एक काम है मुझे। ठीक है बेटा, जाओ। हेलो, क्या हाल है मेरे सोने का? ठीक जनाब, आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। मुझे तुमसे एक छोटा सा जरूरी काम है। हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? थोड़े से पैसे चाहिए मुझे अशरफ। पैसे? कितने? यही कोई 20,000। 20,000? यार, तुम्हें पता है कोरोना लॉकडाउन की वजह से मेरा अपना कारोबार बंद पड़ा है। मैं खुद लोगों से कर्जा ले लेके परेशान हूँ। मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? मुझे नहीं पता, मुझे 20,000 रुपए चाहिए। यार तुम क्या हो, मुझे समझ ही नहीं रही हो। पहले कभी तुम्हें पैसे कहने की नौबत आई है? इस बार बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं ना? फिर वही बात। देखो अशरफ, मुझे बहुत जरूरी पैसे चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा मैं किससे बात कर सकती हूँ? बस मुझे नहीं पता, मुझे बहुत जरूरी पैसे चाहिए, करके दो मुझे। यार, जब से तुमसे मिला हूँ तुम्हें पैसों के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। और वैसे भी तुम जैसी लड़कियों का कोई एक यार थोड़ी होता है। इस बार किसी और से मांग लो। क्या कह रही हो अशरफ तुम? तो और क्या, तुम भी बात ऐसी ही कर रही हो। देखो अशरफ, अगर तुमने मुझे कल तक 20,000 रुपए ना दिए तो मैं तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। क्या बताओगी हमारे बारे में? मैंने आज तक तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की है और तुम मुझे ही ब्लैकमेल कर रही हो। क्या ब्लैकमेलिंग? ठीक है, तुम इसे ब्लैकमेलिंग ही समझो।
मुझे नहीं पता, अगर तुम कल तक 20,000 रुपए नहीं दे रहे तो मैं तुम्हारी बीवियों को सब बता दूंगी। हेलो हेलो। वालिदैन की मोहब्बत इतनी वसी होती है कि वो अपनी औलाद को हर हाल में अपने सीने से लगाए रखते हैं। जमीला के वालिदैन ने बेटी की तलाक पर बगैर कोई वावेला मचाए जमीला और फरहान को अपने घर में जगह दी। जमीला ने तलाक के बाद अपने वालिदैन के घर ही ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर दिया ताकि वो वालिदैन पर बोझ न बने, मगर साथ ही अशरफ नामी शख्स से उसका ताल्लुक भी बन गया। अशरफ जमीला को माली तौर पर बहुत मदद देता था। उन दोनों में दिन ब दिन कुर्बतें बढ़ती गई। फिर यूं हुआ कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से अशरफ, जमीला और जमीला के वालिद शौकत का कारोबार बंद हो गया। जमीला को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लिहाजा उसने अशरफ से कुछ पैसों का तकाजा किया, जिस पर अशरफ और जमीला में तल्ख कलामी हुई। जमीला ने गुस्से में अशरफ को धमकी भी दे दी कि उसने अगर पैसे ना दिए तो वो अशरफ की दोनों बीवियों को अशरफ से ताल्लुक़ के बारे में बता देगी। अशरफ को इस बात का बहुत धचका लगा। अब देखना यह है कि अशरफ और जमीला की लड़ाई उन्हें किस मोड़ पर लाती है। अशरफ और जमीला की ज़िंदगी कैसे बदलेगी, एक ब्रेक के बाद देखेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि जमीला अपने शौहर अदनान से तलाक के बाद वालिदैन के घर में आकर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर देती है और कुछ ही अरसे के बाद अशरफ नामी शख्स से जमीला का ताल्लुक इस्तवार हो जाता है। जमीला अशरफ के राज जानती थी कि अशरफ ने 2 शादियां कर रखी हैं। कोरोना लॉकडाउन में जमीला और अशरफ का काम बंद हो गया। इसी दौरान जमीला को पैसों की शदीद ज़रूरत पड़ी और जमीला अशरफ से कुछ पैसों का तकाजा करती है। जमीला अशरफ को धमकी भी देती है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो अशरफ का ताल्लुक उसकी बीवियों को बता देगी, जिस पर अशरफ को बहुत धचका लगा। अब देखना यह है कि अशरफ और जमीला की तल्ख कलामी उन्हें कहां लेकर जाती है। अशरफ क्या करने का सोच रहा था और जमीला क्या करने वाली थी, जानने के लिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जान। इस 2 टके की औरत ने मेरा जीना हराम कर रखा। अगर जमीला ने मेरी बीवियों को इसके और मेरे चक्कर के बारे में बता दिया तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा। अभी तक मेरी पहली बीवी को दूसरी और दूसरी को पहली बीवी के बारे में नहीं पता, और जब इन्हें पता चलेगा तो मैं दोनों तरफ से जाऊंगा। गुस्सा आ रहा है मुझे खुद पर। खामखा मैंने जमीला को दोनों बीवियों के बारे में बता दिया। ना भी बताता तब भी ये मेरे साथ चक्कर चला ही लेती, क्योंकि ये पैसे की भूखी है। पैसा देते जाओ और अपना हुक्म चलाते जाओ। अगर मैंने इसे पैसे दे दिए तब क्या होगा? इस बात की क्या गारंटी है कि ये मुझे दोबारा ब्लैकमेल नहीं करेगी? मैं तो अपना मसला किसी को बता भी नहीं सकता। मैं किधर फंस गया हूँ? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे मेरे बच्चों से बहुत प्यार है। मैं इन्हें कभी नहीं खोना चाहता। मैंने ख्वामखा बेचारे अशरफ को धमकी दे दी। मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, मगर उसने भी तो गलत बात की थी। मुझे बाजारी औरत कहा। वैसे इसने गलत भी नहीं कहा था। मैं ऐसी कभी भी नहीं थी। अब पता नहीं मुझे दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। अपने आप को गंवा रही हूँ मैं। पैसों के चक्कर में मुझे अशरफ को धमकी नहीं देनी चाहिए थी। इसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। मुझे उसका घर उजाड़ कर क्या मिलेगा? मैं इसका घर हरगिज़ नहीं उजाड़ूंगी। घर उजड़ने का दुख क्या होता है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं अभी अशरफ को कॉल करती हूँ। हेलो अशरफ, कैसे हो तुम? मेरी छोड़ो, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? हाँ। जमीला के साथ ऐसा क्या हुआ कि दिल दहल जाता है? जानने के लिए रिपोर्ट देखिए।
मिंचनाबाद शहर की रहायशी खातून जमीला बीबी, जिसकी शादी 10 साल कबल वट्टा सट्टा में 117 मुराद चिश्तिया में हुई, 5 साल कबल घरेलू नाचाकी पर तलखी इतनी बढ़ गई कि जमीला अपने वालिदैन के घर आ गई और यहाँ पर रहने लगी। जमीला बीबी ने यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया। जमीला का वालिद शादी ब्याह के खाने पकाने का काम करता था। जमीला की मुलाकात मुल्जिम मोहम्मद अशरफ से हुई, फिर मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। लॉकडाउन की वजह से जमीला का काम ठप हो गया था, इसलिए मुल्जिम मोहम्मद अशरफ जमीला की इमदाद करता रहा। जमीला के अखराजात ज्यादा थे और मुल्जिम मोहम्मद अशरफ का केटरिंग का काम भी बंद हो गया था। मुल्जिम मोहम्मद अशरफ की पहले ही से 2 शादियां थी, इसलिए जमीला के अखराजात पूरे करना अब मुश्किल हो गया था, जबकि जमीला उससे अपने अखराजात के लिए पैसों की डिमांड करती रही, जो कि मुल्जिम पूरा नहीं कर सका। जमीला ने अब उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था कि अगर अखराजात नहीं दोगे तो तुम्हारी बेगमात को हमारे ताल्लुक के बारे में बता दूंगी। मुल्जिम मोहम्मद अशरफ बहुत परेशान था। एक दिन जमीला के रिश्तेदारों की शादी थी और उसने मुल्जिम मोहम्मद अशरफ से पैसों की डिमांड की, जिस पर उसने हामी भरते हुए उसे एक वीरान जगह पर बुला लिया। वहाँ पर मुल्जिम ने जमीला का गला घोंटने के बाद तेज धार आले से उसकी गर्दन काट दी और लाश करीबी खेतों में फेंक दी। मोबाइल डाटा से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। दैन उसमें हमने सस्पेक्ट एक मोहम्मद अशरफ है, मोहम्मद अशरफ वल्द अब्दुल हफीज़ कौमर आई सकना मिर्ज़े का, उसी को अरेस्ट किया। उसी से इन्वेस्टिगेशन की तो मैं पूरी जो चेन इसकी जो थी उसकी मिल गई, क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन में इसके साथ रिलेशन थे उसके ऑलमोस्ट इस मकतूला के साथ, जमीला बीबी के साथ। तो उसे आला कत्ल और उसके मोबाइल जो मकतूला था उसने नहर में फेंक दिया था, वो भी रिकवर हो गया। पूरी तफ्तीश अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी हुई है। इसमें PFS के जो स्वैब लिए थे वो भी हमने सबमिट करवा दिए हैं लाहौर में, और दैन इसके DNA भी करवाया जाएगा। पूरी टेक्निकल वाले से टोटल एविडेंस कलेक्ट हो चुकी है और ये ब्लाइंड मर्डर जो ऑलमोस्ट ट्रेस हो चुका है, ये चलान हो गया। मैं तो पैसे आती सी मैं ब्लैकमेल होर कर दी सी। मैं तो तंग आके तो मैं मोटरसाइकिल बात मगर लै गया उत्थे नाथ ने जंतर दे वजह ते मैं उन्हें कत्ल करता छरी नाल। फिर उस बाद मैं मोबाइल नाल लै जांदा रहा, फिर मैं चला गया घर नूं। उत्थे मोबाइल मैं खंडरे साइड दा मछली फार्म विच ते छरी उत्थे दुकान ते रख दित्ती। अशरफ, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया इतनी दूर? पैसे देने के लिए। अरे बाबा, पैसे तो तुम मुझे मेरे घर पे भी आके दे सकते थे। हाँ, मगर वहाँ तुम्हें जी भर कर देख नहीं सकता था ना। अच्छा जी, चलो छोड़ो इन बातों को, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। बातें तो मुझे भी बहुत सी करनी है, अपने दिल की भड़ास निकालनी है। चलो पहले तुम ही कर लो। मुझे ब्लैकमेल करेगी हैं? 2 टके की औरत। अशरफ, मेरी बात तो सुनो, खुदा के वास्ते मेरी बात। सर, किसी ने इसको गोली मारी है, बाकी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। लाश के मज़ीद मुआयने के लिए लेडी स्टाफ को बुलवाओ, एम्बुलेंस आती होगी और मुआयने के बाद लाश को फौरी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। एक बात याद रखना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सबसे पहले मेरी टेबल पर होनी चाहिए। और यहाँ आसपास देखो कोई CCTV कैमरा लगा है तो उसे चेक करो और इर्द गिर्द से पूछो, कुछ पता लगाओ, किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, किसी मशकूक शख्स को आते जाते हुए। देखो नवीद, मकतूला के घर का पता लगवाकर उन्हें भी इन्फॉर्म कर दो कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। जी सर। कौन हो सकता है इसका कातिल?
हाँ बता, क्यों मारा तूने उस औरत को और क्या लगती थी वो तुम्हारी? सर वो मेरी कुछ नहीं लगती थी, बस सलाम दुआ थी। ओए हमें घुमाओ नहीं, सच सच बताओ तुमने क्यों मारा उसको? सर वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। ब्लैकमेल कर रही थी वो तुझे? तू तो कहता था कि वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। सर उसकी और मेरी दोस्ती थी, मेरी पहले से 2 बीवी हैं। वो मुझसे कह रही थी कि मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी दोनों बीवियों को हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे साजी, मुझे माफ़ कर दे। गलती नहीं, जुर्म हुआ है, और जुर्म भी वो जिसकी सज़ा तुम्हें मौत तक लेके जाएगी। एक तो तुम 2 बीवियों के होते हुए बाहर रंग रलियां मनाते रहे, और ऊपर से तुमने कत्ल कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर अब्दुल्ला का मोबाइल भी इसी ने लिया था और इसी के जरिए पकड़ा गया। बोले, तुमने मकतूला का मोबाइल क्यों लिया था? सर वो उसकी और अपनी कॉल का डेटा डिलीट करने के लिए, वो मैंने नहर में फेंक दिया था। सर ये सही कह रहा है। ओए देखो, जुर्म तो तुमने किया है और इसकी सज़ा तुम्हें कानून लाजमी देगा। नाज़रीन, रिश्ता कोई भी हो, अगर उस रिश्ते में एहसास दम तोड़ जाए तो रिश्ते की असल रूह मर जाती है, मुखलिसी खत्म हो जाती है, सच्चाई झूठ में तब्दील हो जाती है, आशना बेगाने हो जाते हैं, खून सफ़ेद हो जाता है, दोस्ती दुश्मनी का रूप धार लेती है। एहसास ना हो तो बेशुमार बुराइयां जन्म लेती हैं। एहसास का जज्बा ख़त्म ना होता तो अदनान अपनी बीवी जमीला को तलाक ना देता और ना ही बेटे फरहान को घर से निकालता। एहसास होता तो जमीला अशरफ से पैसों का तकाजा न करती और ना ही अशरफ तैश में आकर जमीला को मौत के घाट उतारता। एहसास ना होने की वजह से अदनान, जमीला, अशरफ और शौकत का घर उजड़ गया। न जाने क्यों हमारे माशरे से प्यार और मोहब्बत, मुखलसी और एहसास जैसे हसीन जज्बात दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम माशरती और अखलाकी पहलुओं पर गौर करें, अपनी तेज़ ज़िंदगी में से कुछ वक्त अपनों के लिए निकालें और उन्हें समझने की कोशिश करें। इससे पहले कि वक्त कोई मुसीबत खड़ी करे, हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं, अपने अंदर इंसानियत को दोबारा जिंदा करें, अपने इर्द गिर्द होने वाले जुराइम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहें। अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।